आज हमारे पास जो लेख है वो एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जिसने मुझे सच कहूं तो सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि समाज को बदलने के लिए सबसे ताकतवर हथियार क्या हो सकता है। मतलब कोई तलवार या कोई बंदूक? हाँ, या फिर एक कलम। हम आज कलम का सिपाही की जो अवधारणा है उसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। बिल्कुल, और इस पूरी पड़ताल का आधार है द पेन्स सोल्जर, प्रेमचंद लिटरेरी क्रूसेड नाम का एक लेख। और ये सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है। ये समझाता है कि कैसे एक इंसान अपनी लिखने की कला को एक हथियार में तब्दील कर देता है और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक सिपाही की तरह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके जीवन में हर चीज की कमी थी, लेकिन लेख बताता है कि उसके पास एक असाधारण चीज थी, समाज के दर्द को महसूस करने की एक गहरी क्षमता। और ये बहुत जरूरी बात है कि वो अपने आसपास देख क्या रहा था। हाँ, इस लेख में साफ तौर पर 4 चीजों का जिक्र है जो उसके अंदर मतलब एक बेचैनी पैदा करनी थी। अच्छा, क्या थी वो? पहली, जमींदारों का किसानों पर बेरहम अत्याचार। दूसरी? गरीबों और मजदूरों का हर स्तर पर शोषण। तीसरी शायद स्त्रियों की हालत थी। हाँ, समाज में औरतों की दयनीय हालत। और चौथी, जो शायद इन सबसे ज्यादा गहरी थी, वो थी जाति और वर्ग के नाम पर फैला हुआ भेदभाव। मुझे लगता है कि समाज की इन समस्याओं को देखना एक बात है, बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ करने की हिम्मत जुटाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही बात है। तो लेख के मुताबिक वो कौन सा पल था जब ये साधारण लेखक एक सिपाही बनने का फैसला करता है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। वो समझ जाता है कि इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं का समाधान हिंसा से नहीं होगा। किसी बाहरी क्रांति से भी नहीं। नहीं, लेखक कहता है कि उसे ये एहसास होता है कि असली क्रांति तो विचारों की होती है, सोच बदलने की होती है। और सोच बदलने का सबसे शक्तिशाली जरिया है शब्द, कहानियां। बिल्कुल। इसी एक एहसास के साथ वो अपनी कलम उठाता है। वो तय करता है कि वो लड़ेगा, पर उसका हथियार स्याही और कागज होगा। और यहीं से एक लेखक कलम का सिपाही बन जाता है। कलम का हथियार, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या था? वो अपनी कलम को हथियार की तरह इस्तेमाल कैसे करता था? ये कोई मतलब अमूर्त विचार नहीं था। इसका एक बहुत ठोस तरीका था। वो कहानियां, उपन्यास और लेख लिखना शुरू करता है। लेख के अनुसार उसकी रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए थी ही नहीं। वो सीधे दिल पर चोट करती थीं। हाँ बिल्कुल, वो सत्ता, जमींदारी प्रथा और सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों पर एक करारा प्रहार थी। मतलब हर कहानी एक तरह का आरोप पत्र बन जाती थी। हाँ, और हर किरदार समाज के दबे कुचले लोगों की चीख बन जाता था। लेकिन एक खतरा ये भी तो था कि उनकी कहानियां सिर्फ प्रोपेगेंडा बनकर रह जाती। बहुत अच्छा सवाल है। लेख इस बारे में कुछ कहता है कि उन्होंने कला और सामाजिक संदेश के बीच वो संतुलन कैसे बनाए रखा? हाँ, लेख इसी बात पर रोशनी डालता है। उसके मुताबिक प्रेमचंद की ताकत यही थी कि उनकी कहानियां भाषण नहीं लगती थी। अच्छा। वो किरदारों के जरिए इंसानी भावनाओं को, उनकी मजबूरियों और उनके संघर्ष को इतनी सच्चाई से दिखाते थे कि पढ़ने वाला उनसे जुड़ जाता था। तो कला सिर्फ समस्या बताने में नहीं थी। नहीं, बल्कि उस समस्या को झेल रहे इंसान का दर्द महसूस कराने में थी। और यही वजह है कि उनकी बातें प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि समाज का कड़वा सच बनकर लोगों के दिलों में उतर गईं। और जाहिर है, जब कोई इस तरह से सच की आवाज उठाता है तो सत्ता में बैठे लोगों को ये पसंद नहीं आता। बिल्कुल नहीं। कोशिशें भी हुई होंगी दबाने की। हाँ, और ये संघर्ष का दूसरा और सबसे मुश्किल चरण था। लेख बताता है कि ब्रिटिश सरकार और समाज के जो शक्तिशाली लोग थे, जैसे जमींदार, हाँ, जमींदार और ऊंची जाति के ठेकेदार, वो उसकी लेखनी से बुरी तरह असहज हो गए। उन्हें लगा कि ये आदमी तो गरीबों को जगा रहा है। उनकी सत्ता को सीधा खतरा महसूस होने लगा। बिल्कुल। तो इस असहजता का नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत क्रूर था। ये सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रहा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था उनका कहानी संग्रह सोजे वतन। लेख बताता है कि अंग्रेज सरकार ने उसे राजद्रोही मतलब सेडिशियस करार दिया। और उसकी प्रतियां जलवा दी? हाँ, सैकड़ों प्रतियां सरेआम जलवा दी। सोचिए, एक लेखक के लिए उसकी रचना को जलते देखना कैसा रहा होगा। ये तो भयानक है। मतलब ये सिर्फ एक किताब पर बैन नहीं था, ये तो एक लेखक की आत्मा को कुचलने की कोशिश थी। और बात यही नहीं रुकी।
इसके बाद ही उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। उस जमाने में एक सरकारी नौकरी छोड़ना तो अपने और अपने परिवार के लिए आर्थिक तबाही को न्योता देना था। और हुआ भी वही। उसे एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ये सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ आप पूरे समाज के लिए लड़ रही हैं और दूसरी तरफ आपके अपने घर में चूल्हा जलाने की चिंता है। ये संघर्ष का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। लेख क्या इस पहलू पर और रोशनी डालता है कि इस निजी संघर्ष ने उनकी लेखनी को कैसे प्रभावित किया? हाँ, और यहीं कलम का सिपाही की असली पहचान सामने आती है। लेख इस बात पर जोर देता है कि इन मुश्किलों ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसकी कलम को और धारदार बना दिया। बिल्कुल। उसका संघर्ष अब सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अपनी निजी मुश्किलों और गरीबी से भी था। लेकिन वो झुका नहीं। वो बिना डरे लिखता रहा, बिना किसी निजी स्वार्थ के, गरीबों और शोषितों की आवाज बनकर। उसकी कहानियों में अब शायद और भी ज्यादा सच्चाई और दर्द उतर आया था। यही एक सिपाही का चरित्र है जो हर कीमत पर अपना मोर्चा नहीं छोड़ता। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। प्रेमचंद ने इतना बड़ा संघर्ष किया, मतलब सब कुछ दांव पर लगा दिया, आखिर क्यों? इस पूरी लड़ाई का मकसद क्या था? इस लेख के मुताबिक इसका निचोड़ क्या है? लेख इसके संदेश को 4 बहुत ही स्पष्ट बिंदुओं में समेटता है, और ये संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला क्या है? पहला, सच्चा लेखक समाज का आईना होता है। उसका काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज की कुरूपता और सच्चाई को बिना लाग लपेट के सबके सामने रखना है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। बिल्कुल। और दूसरा संदेश है कि कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये हमेशा सच है? गहरा सवाल है। लेख इस विचार को प्रेमचंद के जीवन से कैसे जोड़ता है? क्या सिर्फ लिखने से सच में जमींदार डर गए थे? देखिए, लेख के मुताबिक डर सिर्फ लिखने से नहीं था, डर था विचारों के फैलने से। अच्छा। एक तलवार एक व्यक्ति को मार सकती है, लेकिन प्रेमचंद की कहानियां वो हजारों लाखों लोगों की सोच को बदल रही थी। वो लोगों को सवाल पूछना सिखा रही थी। हाँ, उन्हें उनके अधिकारों का एहसास करा रही थी। ये एक ऐसी खामोश क्रांति थी जिसे कोई तलवार रोक नहीं सकती थी। तलवार का असर तात्कालिक होता है, पर कलम का असर पीढ़ियां तक रहता है। सही कहा। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। और तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु ये है कि कोई भी वास्तविक बदलाव वो हमेशा संघर्ष और ईमानदारी से ही आता है। ये रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए लगन चाहिए, साहस चाहिए, और अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह टिके रहने की जरूरत होती है, जैसा कि कलम के सिपाही ने किया। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि साहित्य यानी लिटरेचर समाज सुधार का सबसे बड़ा माध्यम है। कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो लोगों की चेतना को जगाने का एक शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल। और इस पूरे संदेश को और गहराई से समझने के लिए लेख हमें एक और दिलचस्प नजरिया देता है। वो क्या? किरदारों को प्रतीकों यानी सिंबल्स के रूप में देखने का। ठीक है, ये फैसिनेटिंग है। तो चलिए इन प्रतीकों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मुख्य पात्र यानी लेखक। लेखक, जैसा कि लेख में बताया गया है, वो स्वयं प्रेमचंद का प्रतीक है। एक गरीब, संवेदनशील और संघर्ष करने वाला सिपाही। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं, बल्कि एक योद्धा है। और इस सिपाही की सेना कौन है? वो किसके लिए लड़ रहा है? इस सिपाही की सेना है समाज का शोषित वर्ग, किसान, मजदूर, स्त्रियां, दलित, सभी। लेख एक बहुत ही सुंदर बात कहता है। ये पात्र लेखक की रचनाओं की आत्मा है। उनके बिना कहानियों का कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल। वो उनकी आवाज है जो सदियों से समाज के बहरे कानों तक नहीं पहुंच पाती थी। और हर लड़ाई में एक विरोधी पक्ष भी होता है। तो तीसरा प्रतीक कौन है? तीसरा प्रतीक है शोषक वर्ग, मतलब जमींदार, अंग्रेज सरकार और सामंती सोच रखने वाले लोग, जो लेखक की सच्चाई से डरते हैं। बिल्कुल। वे जानते हैं कि अगर लोगों की चेतना जाग गई तो उनके शोषण का साम्राज्य ढह जाएगा। इसीलिए वो उसकी कलम को रोकने की हर कोशिश करते हैं। और क्या कोई और भी प्रतीक है? हाँ, एक और है। और ये एक ऐसा प्रतीक है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो है लेखक का परिवार। परिवार? हाँ, लेखक इसे चौथे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये परिवार लेखक के संघर्ष को चुपचाप सहता है। जब किताबें बैन होती हैं, नौकरी चली जाती है और घर में खाने के लाले पड़ते हैं, तो ये परिवार ही है जो आर्थिक तंगी के बावजूद उसका साथ देता है। ये उस मूक समर्थन का प्रतीक है जिसके बिना शायद कोई भी सिपाही इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। वाह,
तो जो परिवार हमें कहानी में सिर्फ एक बैकग्राउंड डिटेल लग रहा था, वो असल में उस साइलेंट सैक्रिफाइस का प्रतीक है। सही कहा। ये विश्लेषण कहानी को एक नया आयाम दे देता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं रह जाती। नहीं, ये शोषित और शोषक के बीच, विचार और दमन के बीच एक शाश्वत संघर्ष की कहानी बन जाती है। लेख दिखाता है कि कैसे साहित्य व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक सत्यों में बदल देता है। तो अंत में जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि कलम का सिपाही सिर्फ एक उपाधि नहीं है। नहीं, ये एक विचार है, एक आंदोलन है और एक सच्चे लेखक की पहचान है। बिल्कुल। लेख इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वो इस बात पर जोर देता है कि जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के शोषितों की आवाज बनकर लिखता है, वही सच्चा योद्धा है, कलम का सिपाही। उसकी असली पहचान उसकी कला की सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी कला के उद्देश्य से होती है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ। लेख हमें बार बार बताता है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस डिजिटल युग में, जब लगभग हर किसी के हाथ में एक कलम है, चाहे वो कीबोर्ड हो या स्मार्टफोन, हाँ, तो कलम का सिपाही होने का असली मतलब क्या है? और आज के सिपाही किन लड़ाइयों को अपनी कलम से लड़ रहे हैं?